नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में अपन सीखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इन्वर्स। पार्ट 2 में सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल्स कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट्स और ध्रुवीय रूप और डिमाइवर प्रमेय और इकाई के घनमूल सीखेंगे। तो अपन चर्चा करते हैं मापांक और तर्क, मतलब मॉड्यूल्स एंड आर्गुमेंट। सबसे पहले सीखते हैं मापांक, मतलब मॉड्यूल्स क्या है। मॉड्यूल्स यदि आप हल करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जैसे देखते हैं, माना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है ना, तब z के मापांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, मॉड z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि मुख्यतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वर्गमूल के क्या होता है, बराबर होता है। इसके कहने का मतलब है, अर्थात मॉड z इक्वल टू जेड की वैल्यू तो है एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड में एक्स प्लस आई वाई लेंगे तो ये क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है ना। और इस प्रकार आप ज्ञात भी कर सकते हो कि जेड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया, तो एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, मतलब z और z का कॉन्जुगेट यदि हल करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉड z का स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल लगा लीजिए, तो मॉड z हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। अब सीखते हैं मापांक के कुछ महत्वपूर्ण गुण धर्म क्या होते हैं। पहला क्या है, मॉड्यूल्स z इक्वल टू 0। यदि z इक्वल 0 तो मॉड z ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, जबकि मॉड z ग्रेटर 0 हो यदि कंडीशन क्या होना चाहिए, z 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या गुण है, z और z का कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है पेपर में। तीसरा क्या है, z1 डॉट z2। ऐसा करोगे मॉड में तो अलग अलग मॉड हो जाएगा, मॉड z1 मॉड z2। यदि अपान में रहेगा तो ये भी अलग अलग हो जाएगा मॉड में, है ना। और चौथा क्या कंडीशन है कि माइनस मॉड z और लेस आर इक्वल टू रियल z लेस आर इक्वल टू मॉड z। इसी तरह इमेजिनरी में भी होता है, माइनस मॉड z लेस आर इक्वल इमेजिनरी z और लेस आर इक्वल मॉड z, है ना। पांचवा क्या है, z1 प्लस z2 क्या होता है, लेस आर इक्वल z1 प्लस z2, अलग अलग मॉड में प्लस होगा। यदि माइनस में रहेगा z1 माइनस z2 तो ये ग्रेटर आर इक्वल होगा मॉड z1 माइनस z2, है ना, डबल मॉड में होगा। और जैसे डबल मॉड का मतलब क्या होता है कि z1 माइनस z2 लेस आर इक्वल टू z1 प्लस z2 और लेस आर इक्वल टू z1 प्लस z2। ये त्रिभुज असमीका से भी आप निकाल सकते हैं। और सातवां कंडीशन क्या है, z1 प्लस z2 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, zn तक, तो ये क्या होगा, लेस आर इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस एंड सो ऑन z1, है ना। और आठवां कंडीशन है कि z1 प्लस z2 का यदि स्क्वायर करोगे और प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट 2 और z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, और बाकी जो भी आएंगे वो कट जाएंगे आपस में। और 9 कंडीशन क्या है, यदि a z1 प्लस b z2 दो बिंदु हैं तब a भी हमारा क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 और z1 माइनस z2, ये इक्वल होंगे दोनों। और 10वां कंडीशन क्या है, यदि z1 प्लस z2 इक्वल टू z1 प्लस z2 है, z1 प्लस z2 पूरे मॉड में है, प्लस के कंडीशन में आपको बता चुके हैं अलग अलग होता है, प्लस मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये a z1 और b z2 एक ही रेखा पर रहेंगे तो मूल बिंदु क्या होगा, बिंदुगामी होगा, या मूल बिंदु एक ही ओर आते हैं। और 11 कंडीशन क्या है कि मॉड z की पावर n है, मॉड में है पूरे में, तो आप क्या लिखोगे, मॉड z की पावर n। और 12 कंडीशन है कि मॉड z1 प्लस माइनस z2 का स्क्वायर करोगे तो अलग अलग होगा, z1 प्लस माइनस z2, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। यदि आप हल करोगे मतलब z1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करोगे और z2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस माइनस z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट z2, है ना, z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 रियल पार्ट z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट, है ना, आपको ये प्राप्त होगा।
और 13वां कंडीशन क्या है कि Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर। आप इसको कैसे प्रूव करोगे? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर अलग कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? रियल Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट के पास क्या लिख सकते हो? Z2 का मॉड स्क्वायर अपन Z2 इक्वल टू 0। तो रियल Z1 अपन Z2 इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि Z1 अपन Z2 जो है पूर्णतः काल्पनिक है, कल्पना किया हुआ है। और 14 कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल ए बी जब बिलोंग करेगा रियल पे तो क्या होगा? AZ1 माइनस BZ2 स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 का होल स्क्वायर। इसको आप हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, है ना। अब हम देखते हैं कि हल कैसे करते हैं मॉड्यूल्स को हल कैसे करते हैं। आपके क्वेश्चन आया 1 प्लस I√3, है ना। तो आप कैसे हल करोगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में। आपको हम बता चुके हैं कंडीशन। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 आएगा, 4 ये क्या आ गया 2। तो ये बताया गया है कि मॉड्यूल्स जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसका आंसर अंदर चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जैसे दूसरा ही ले लीजिए -1 प्लस I√3, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4 2। ऐसे आपको हल करना है मॉड्यूल्स के क्वेश्चन। आप सीखते हैं सम्मिश्र संख्या का कोणांक मतलब आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। आर्गूमेंट का एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू y/x और -पाई लेसर इक्वल थीटा लेसर इक्वल पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब है कि -180 डिग्री, थीटा का मान जो है -180 डिग्री और +180 डिग्री के बीच होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपका आर्गूमेंट सही नहीं है, मतलब इनके बीच ही होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। आप तो चतुर्थांश जानते हैं, जैसे अपन चतुर्थांश सीखते हैं ना, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। इधर प्लस रहता है, इधर भी प्लस रहता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों साइड पॉजिटिव रहेंगे, इधर माइनस रहेगा इधर माइनस, तो प्लस माइनस जहाँ भी दिखेगा वो सेकंड चतुर्थांश है, और जहाँ माइनस माइनस दिख गया वो थर्ड, और जहाँ प्लस और माइनस दिखा वो फोर्थ है, क्वाड्रेंट में आता है, चतुर्थांश में आता है। आप तो जानते ही होंगे त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे, है ना। तो पहला एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 1 प्लस I√3, तो ये हमारा 1 हो गया, ये √3। आपको चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है, किस चतुर्थांश में आता है। तो ये फर्स्ट में आता है क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं। तो आप निकाल लीजिए tan थीटा निकालें, y/x, y हमारा √3 है और x हमारा 1 है, √3/1 tan थीटा। √3 10 में कौन से डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो आप 60 को क्या लिख सकते हो? π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है, 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आएगा। तो थीटा का मान क्या होगा? π/3 मतलब 60। तो थीटा का मान जो है इन दोनों के बीच है। ये कंडीशन फॉलो ही करना चाहिए, तभी आप आर्गूमेंट ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो थीटा का मान तो इसमें अप्लाई हो रहा है, 60 आ रहा है, तो इन्हीं के बीच में है, इसलिए ये आर्गूमेंट है। अब दूसरा देख लीजिए, -1 प्लस I√3, तो -1 और √3 ये किस चतुर्थांश में है? आपको बताए थे। माइनस प्लस किस में रहता है? ये इधर प्लस है, ये माइनस, है ना। तो हमें x अक्ष से देखते हैं। x अक्ष हमारा क्या है? माइनस फिर प्लस, ये सेकंड चतुर्थांश में आता है, ये सेकंड चतुर्थांश का। इसी तरह आप tan थीटा निकाल लीजिए, y/x, तो y की वैल्यू रख दीजिए √3/-1, तो -√3। तो अभी √3 आप 60 डिग्री का देखे थे, लेकिन -√3 कितने डिग्री में होता है? 10 में, 180 डिग्री में। तो आप 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो? tan 2π/3। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2π/3। तो 180 भी इसमें क्या करता है? बिलोंग कर रहा है, -पाई और पाई के बीच है, क्योंकि -180 से +180, तो हमें 120 मान प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा आर्गूमेंट है। तब तीसरा देखते हैं कि -I ये दोनों ही माइनस में है, तो किस चतुर्थांश में आएगा? थर्ड चतुर्थांश में आएगा, है ना। तो tan थीटा क्या होता है? y/x, तो tan थीटा -3 -1, tan थीटा ये π/3 की वैल्यू होगी, थीटा π/3 है।
ये थर्ड चतुर्थांश में है, तो आप तो जानते हो कि फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, तो 0 से 90 डिग्री तक जाता है, फिर 90 से 180 डिग्री सेकंड चतुर्थांश में रहता है, और 180 से 270 कहाँ आ जाता है, थर्ड चतुर्थांश में। तो ये तो थीटा में वैल्यू नहीं करता है, हमें थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, पाई लेसर माइनस पाई लेसर इक्वल टू पाई, ये इसके बीच होना चाहिए, लेकिन इसके बीच है नहीं, क्योंकि 180 से ज़्यादा है थर्ड चतुर्थांश में। जब ज़्यादा रहता है तब क्या करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले चतुर्थांश बनाते हैं, -1 रहा होगा एक्स अक्ष में, ये √3 रहा होगा, फिर एंगल बनाते हैं थीटा, तो पूरी ये लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो पाई माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं, तो या फिर अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस पाई, ऐसे भी आपको बनाना ही है। सबसे पहले आपको चतुर्थांश चेक करना है, यदि थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश में है 180 से ज़्यादा है, तब आपको ये बनाना है पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस पाई, है ना। कोण बना लीजिए, पूरी लाइन सरल रेखा 180 डिग्री का होता है, जो भी वैल्यू आया है थीटा का उससे आप माइनस कर दीजिए, आपका आर्गुमेंट निकल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू π/3 है ना, तो अल्फा थीटा माइनस पाई, तो थीटा की वैल्यू π/3 है माइनस पाई, इसको आप घटाए तो ये आ गया, यही आपका आर्गुमेंट है। चौथा क्या है, 1 + i√3, तो 1 और √3 प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में, है ना। tan थीटा आप निकाल लीजिए -3/1, tan थीटा 10 -3 किसकी वैल्यू होती है, 120 का, है ना, 120 का होता है। तो आपको थर्ड कंडीशन में ही सबसे पहले सरल रेखा करेंगे, तो 2π/3 में क्या घटा दोगे, पाई घटा दोगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/3 आ जाएगी, है ना। तो थीटा इक्वल टू -π/3। अब हम सीखते हैं सम्मिश्र संख्या का त्रिकोणमिति मतलब ध्रुवीय रूप सीखते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो माना z इक्वल टू x + iy, एक्स वाई बिलोंग करेगा r, x हमारा होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा, है ना। तब r क्या होगा, √x² + y², r की वैल्यू यही होती है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आप cos थीटा निकाल लीजिए, x/r की वैल्यू ये है x² + y², तो x/r, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, और cos थीटा, है ना। इसी तरह आप sin थीटा का भी निकाल लीजिए, y/x² + y² अंडर रूट में, तो √x² + y² किसकी वैल्यू है, r की, तो y क्या हो जाएगा, r sin थीटा। अब यहाँ x + iy ये हमारा ध्रुवीय रूप है ना, तो r दोनों में है, तो आप कॉमन ले लीजिए, cos थीटा x की वैल्यू, sin थीटा ये, और i, तो यही हमारा ध्रुवीय रूप है, r cos थीटा + i sin थीटा। और आइलर सूत्र भी होता है cos थीटा + i sin थीटा e⁻i थीटा, ये हमारा क्या होता है, आइलर सूत्र होता है, क्योंकि z इक्वल टू x + iy इक्वल r e⁻i थीटा, ये भी हो सकता है। अब सीखते हैं इकाई का घनमूल। इकाई के घनमूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, -1 + i√3/2, ये हमारा ओमेगा है। और जैसे हम ओमेगा का कॉन्जुगेट ज्ञात करेंगे, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है यदि बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 - i√3/2, है ना। और ओमेगा का एक मान और होता है e⁻2πi/3, और 1⁻1/3 क्या होगा, तो e2k πi/3, है ना। ये भी मान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 ओमेगा² इकाई के क्या होते हैं, घनमूल होते हैं। तो ये फार्मूला 1 + ओमेगा² क्या होता है, 0 होता है। ओमेगा का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ से आप दो फार्मूले और निकाल सकते हो, 1 + ओमेगा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -ओमेगा², 1 + ओमेगा² - ओमेगा। इकाई के घनमूल से यही फार्मूले से बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ओमेगा का कॉन्जुगेट ज्ञात करेंगे तो ओमेगा² होगा, और यदि ओमेगा कॉन्जुगेट स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा आएगा, है ना। और ओमेगा की पावर n इक्वल टू ओमेगा की पावर 3m + 1, 3m + k। k की वैल्यू यदि हम ओमेगा का मान n तक निकालेंगे, मतलब कई बार निकालेंगे, तो ओमेगा की पावर 3m + k, तो k की वैल्यू 0, 1 या 2 रख सकते हो। जब 1 रखोगे, यदि k इक्वल टू 0 रखते हो, है ना, 1 आपको कैसे प्राप्त होगा, यदि k इक्वल 0 रखेंगे, अर्थात n हमारा क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो घाते भी समान होंगे। k की वैल्यू तो 0 है तो 3m हो गया।
यदि के तब जब n इक्वल टू 3m होगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह k का मान 1 रखेंगे तो हमको n की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 3m+1 होगा, तब आपका ओमेगा आएगा आंसर। और जब k इक्वल टू 2 रखोगे तो अर्थात n हमारा क्या हो जाएगा, 3m+2 हो जाएगा। जब 3m+2 लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। आप n तक निकाल सकते हो। अब डिमाइवर प्रमेय देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डिमाइवर प्रमेय, यदि n एक पूर्णांक है तब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n पावर में है तो ये सब थीटा के बगल में लग जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना। यदि n परिमेय संख्या हो जाए अर्थात n बराबर p/q, मतलब p/q जो है बिलोंग करेगा z पे, इंटीजर पे, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये परिमेय संख्या की डिफिनीशन है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यदि परिमेय हो तो ये परिमेय भी आ जाएगा सामने, जैसे आपका n सामने आया था। डिमाइवर प्रमेय बहुत सरल है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो cos p/q थीटा आई साइन p/q थीटा। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।